नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर हम इसी प्रयास में कार्यरत हैं कि आपके लिए हमेशा कुछ ऐसे लेक्चर्स लेकर आएँ जो आपकी आत्म अनुभूति में सहायक हों। मित्रों, हमारे वो सभी देखने वाले, चाहे वो छात्र छात्राएं हों या फिर संगीत से प्यार करने वाले ही क्यों ना हो, निरंतर जब आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचती है तो हमें यही महसूस होता है कि हम आपके लिए ऐसे लेक्चर्स का आयोजन करें। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किन लेक्चर्स की बात कर रहे हैं। संगीत और संगीत से संबंधी उन सभी बातों को जो हम आपके लिए लेकर आते हैं लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से, इसी पर ही हम आज इस नए वर्ष से नई सीरीज़ या यूं कह लीजिए नए राग और बहुत सी अन्य बातें लेकर आए हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राग मियां मल्हार पर, और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं म्यूज़िक विभाग, भारती कॉलेज में। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि ये पंडित शंकर नाथ पाटिल जी और विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी की शिष्या रही हैं। साथ ही साथ इनका संबंध रहा है रामपुर सदारंग परंपरा से। बहुत छोटी उम्र से इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया और आज तक संगीत का साथ निभाए, संगीत को साथ लिए आगे बढ़ रही हैं और दूसरों के लिए भी संगीत के क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। आपको बताना चाहेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय घरानों के लिए इन्होंने नेशनल आर्काइव्स में काफ़ी सारे कह सकते हैं प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करे हैं। साथ ही साथ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फोक म्यूज़िक ऑफ उत्तराखंड एंड क्लासिकल म्यूज़िक, इस पर इन्होंने बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम्स बनाए हैं। इनकी बहुत सी डीवीडीज़ रिलीज़ हुई हैं, जब आपको समय मिले तो ज़रूर इनको सुनें। साथ ही साथ इनके छात्र छात्राओं को बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया है और एक गुरु के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि उसके जो शिष्य हैं, उसकी जो शिष्यां हैं, उसके मार्ग पर चलें और उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ें। आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी के साथ एक बार फिर से यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं तानपुरे पर हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत में रुचि रखती हैं और निपुण हैं। साथ ही साथ तबले पर संगत करेंगी ऋतु मिश्रा, जो शिष्या रही हैं पंडित राजकुमार मिश्रा जी की और पंडित पद्म भूषण किशन महाराज जी की। तो मैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का स्वागत करना चाहती हूँ और साथ ही साथ स्वागत करती हूँ गगनजीत कौर का और ऋतु मिश्रा का। तो आप सभी का स्वागत है। और सरिता जी, सबसे पहले नववर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। सभी को और जो विद्यार्थीगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को नववर्ष खूब मंगलमय हो। और ये कामना करती हूँ कि जो रागों की का परिचय हम सीईसी के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं, उन रागों पर आप खूब रियाज़ करेंगे, उनका आनंद लेंगे और न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के भी मन को आनंदित करेंगे। तो चलिए अपने इस सफ़र को आगे लेकर चलते हैं। हम इस वर्ष जो राग हमने चुना है वो है मियाँ की मल्हार। तो बहुत ही खूबसूरत ये राग है और क्योंकि जनवरी का महीना है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें मियाँ मल्हार जो है वो यदि बरस जाए तो और भी ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन मियाँ मल्हार जो राग है वो ऐसा मैंने क्यों कहा? मियाँ मल्हार राग जो है वो हम सभी जानते हैं कि मल्हार शब्द उसके साथ लगता है, तो मल्हार जो है वो ऋतु प्रधान है, यानी वर्षा ऋतु से उसको जोड़ा जाता है। तो वर्षा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन को हरा भरा करती है। हमारे जीवन के लगभग सभी पक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है जाकर इस वर्षा पर जो है वो निर्भर करते हैं। देखिए, वर्षा पर खेती निर्भर करती है, हरियाली निर्भर करती है, हमें जो भी जो है हमें अन्न धन से जो हमें संपन्न करती है, तो उसका जो श्रेय है हम कहीं पर वर्षा ऋतु को देंगे। और इसी तरह से हम संगीत की भाषा में कहेंगे मल्हार। तो मल्हार जो है वो उसका जो गाने का एक समय, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऋतु प्रधान राग है, तो वो वर्षा ऋतु में इस राग को कभी भी गाया जा सकता है। हालांकि समय ये रात्रि का राग माना जाता है और कहते हैं कि मध्य रात्रि में इस राग को गाया जाता है।
परंतु अधिकतर कलाकारों को, अधिकतर संगीत के मर्मज्ञों को इस राग को वर्षा ऋतु में गाते बजाते सुना गया है। और क्योंकि इसका कारण भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो रही बात इस राग के नामकरण की, तो यहाँ पर आप देखिए मल्हार जुड़ा हुआ है जिसका संबंध वर्षा ऋतु से है। और उससे पहले आपने देखा कि मियाँ शब्द जुड़ा है, मियाँ और मल्हार। तो कई बार मियाँ की मल्हार भी कहा जाता है। तो ये मियाँ शब्द कहाँ से आया? देखिए मियाँ जो शब्द है वो तानसेन, जो कि बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, बहुत बड़े गायक हुए और बादशाह अकबर की दरबार के जो है वो शोभा थे, नवरत्नों में थे। उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस राग को बनाया। तो मियाँ जो उनको उपाधि दी गई थी बादशाह अकबर के द्वारा, कि एक सम्मान जो है, एक बहुत बड़ा सम्मान जो है ये माना जाता था जब मियाँ शब्द जो है वो जोड़ा जाता था। तो बहुत अदब के साथ बहुत आदर दिया जाता था। तो इसीलिए बादशाह अकबर ने मियाँ तानसेन जो है वो इनको उपाधि दी। तो मियाँ तानसेन ने बहुत से राग बनाए। उनमें से कुछ राग इतने पॉपुलर हैं कि आज भी उन रागों को उसी रूप में गाया बजाया जाता है और उसका आनंद उठाया जाता है। तो मियाँ की जो मल्हार है, तो मियाँ शब्द से आप अब कोई भी राग जहाँ पर कि जैसे मियाँ की सारंग है, जो है इस तरह के जो राग हैं, उसमें जब मियाँ शब्द आप देखते हैं तो आपको ये स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि ये राग मियाँ तानसेन कृत है, यानी उन्होंने इस राग को बनाया है। अब चलते हैं हम मियाँ मल्हार जो राग है उसके परिचय को लेते हैं। मियाँ मल्हार राग जो है वो काफ़ी थाट के अंतर्गत आता है, यानी काफ़ी थाट के अंतर्गत आने के कारण उसमें गांधार और निषाद जो है वो कोमल प्रयोग होता है। तो काफ़ी ठाट के अंतर्गत इस राग को लिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इस राग को गाने का समय, मैंने भी इस राग के परिचय में सबसे पहले आपको समय बताया है कि इस राग का समय या तो मध्य रात्रि माना जाता है या फिर इस राग का समय जो है वो वर्षा ऋतु में किसी भी समय इस राग को गाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पर कई किंवदंतियाँ, कई कथाएं, कहानियाँ भी हैं कि भाई अमुक विद्वान ने इस राग को गाया तो वर्षा ऋतु हो गई। मियाँ तानसेन के लिए भी ऐसा कहा जाता था कि उनके मियाँ मल्हार गाने से वर्षा होती थी। तो ये तो कथाओं की बात है, लेकिन वास्तव में इस राग के स्वरों को जब हम गाते हैं तो ये अनुभूति होती है कि वर्षा ऋतु जो है वो हो रही है या वर्षा हो रही है। उस समय जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार की भावाभिव्यक्ति इस राग के स्वर जो हैं वो करते हैं। तो राग मियाँ मल्हार जो है वो उसका समय मैं आपको बता चुकी हूँ, और थाट इसका राग थाट जो है वो काफ़ी है। अब रही बात इस राग की जाति की, ये राग जो है इसको संपूर्ण षाढ़व जाति का राग माना जाता है। तो जैसे आपने इस शब्द संपूर्ण षाढ़व से ही समझ लिया होगा, संपूर्ण मतलब 7, षाढ़व मतलब 6। इसका अर्थ है कि आरोह में सभी 7 स्वरों का प्रयोग होता है और अवरोह में किसी एक स्वर को छोड़ना होता है। तो अवरोह में धैवत जो है उसको पूर्णतया वर्ज किया जाता है। लेकिन आरोह जब हम गाते हैं तो आरोह में गांधार का प्रयोग वक्र किया जाता है। वक्र का अर्थ होता है कि सीधे नहीं जाना, थोड़ा घूम के जाना, नहीं टेढ़ी तरीके से जाना। तो आरोह में गांधार जो है वो वक्र है, परंतु गांधार का प्रयोग है। जब हम इसके आरोह अवरोह को गाएंगे तो उसको उस समय आपको ज़्यादा क्लियर इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो ये थी जाति जो कि संपूर्ण षाढ़व मानी जाती है। इस राग में जब वादी और संवादी की बात आती तो षड्ज इसका वादी स्वर है और पंचम इसका संवादी स्वर है, जो कि अधिकतर मान्य है। परंतु कुछ विद्वान जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि मध्यमवादी है और षड्ज संवादी है, ये भी मानते हैं। तो
परंतु अधिकतर मत जो है जब हम उसको गाते हैं बजाते हैं तो षड्ज और पंचम जो है वो ही अधिक जो है वो प्रयोग में वादी संवादी के रूप में माना जाता है। इस राग में जो न्यास के स्वर है, यानी जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है, जिन स्वरों पर रुका जाता है, या जिनका अधिक जब हम उसका आलाप जारी करते हैं तो उस पर बार बार आके वहाँ पर समापन किया जाता है या रुका जाता है, तो उसको कहते हैं न्यास के स्वर। तो न्यास के स्वर षड्ज है, इसका पंचम है, वादी संवादी भी हैं तो अधिक प्रयोग होगा। इसके अलावा ऋषभ और निषाद जो है उसका भी एक तरह से न्यास के स्वरों के रूप में उसको लिया जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। और अब इस राग की हम विशेषताओं पर आते हैं कि ऐसी क्या विशेषता है जो इसको मल्हार बनाता है, या मल्हार क्यों इसको ऐसा नाम दिया गया। देखिए, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि ये राग जो है ये मियाँ तानसेन के द्वारा बनाया गया राग है, इसीलिए इसको मियाँ मल्हार कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि जब मल्हार की जहाँ बात करें तो ये कहते हैं कि भाई मल्हार अंग कहाँ पर आता है, कि क्यों इसको कहते हैं मल्हार। वैसे देखा जाए तो इसमें दरबारी कान्हड़ा यानी जो एक बहुत ही पॉपुलर राग है और वो भी मियाँ तानसेन के द्वारा बनाया गया राग है, तो कान्हड़ा अंग भी आता है। लेकिन मल्हार क्योंकि शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है तो मल्हार अंग जो है वो भी इसमें आता है। तो कौन सा अंग जो है वो मल्हार अंग है ये हम आपको बताएंगे, कौन सा अंग है जो कि कान्हड़ा अंग है वो भी हम आपको बताएंगे। और इस राग की जो ख़ास चीज़ है, इसकी जो अपनी निजी पहचान है, मतलब मल्हार के और भी बहुत से प्रकार हैं, सूर मल्हार है, रामदासी मल्हार है, मेघ मल्हार है, तो बहुत सारे प्रकार हैं मल्हार के। लेकिन इसकी अपनी एक वो कौन सी क्वालिटी है, कौन सा एक उसका ऐसा अंग है जो कि इस राग में मिलता है और इस राग की पहचान है, वो अंग जो है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसके आरोह और अवरोह को जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी हम राग के बारे में बताएं, जब हम आरोह और अवरोह आपको बताएं या आप अच्छे से उनको गा बजा लें, उसके बाद हम आपको यदि ये अंग की बात कहें या हम कहते हैं कि इसमें ये स्वर न्यास का है या ये स्वर अधिक प्रयोग होता है, इसमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ये सब चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी जबकि हम राग के आरोह अवरोह और उसकी जो पकड़ है उसको हम जान सके। तो हम शुरू करते हैं इसके आरोह और अवरोह से। अब देखिए, राग जब मियाँ मल्हार गाया जाता है तो तानपुरे को षड्ज पंचम भाव में मिलाया जाता है। तानपुरे की जो प्रथम जो तंत्री है उसको हम पंचम में मिलाते हैं, जोड़ी और खरज का जो तार है वो षड्ज में मिलाया जाता है। तो तानपुरे को इस प्रकार से ट्यून करके फिर हम इसके आरोह अवरोह को आरंभ करते हैं। पहले जब शुरुआत करते हैं तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि खूब देर तक सा भरना चाहिए। यदि ओम करके उसको लगाएं तो वो और अच्छा सुनाई देता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, और आवाज़ की जो गोलाई जो है वो बनने में भी काफ़ी सहायक होता है। जितना देर तक आपकी सांस जो है वो ठहर सकती है। सा अब जब हम मियाँ मल्हार शुरू कर रहे हैं, मियाँ मल्हार का एक बड़ा ख़ास अंग है, वो है ने द नि सा। ये जो एक पोर्शन आता है, इसके आते ही मियाँ मल्हार एकदम सामने आ जाती है, यानी ये वो उसकी अपनी निजी विशेषता है जो मियाँ मल्हार को मियाँ मल्हार बनाती है। तो हम जब शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में अक्सर विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं या मुझसे पूछते हैं कि हम जब किसी राग को शुरू कर रहे होते हैं तो हम उसके आरोह अवरोह लेने में भी थोड़ा सा
हम स्वरों में आगे पीछे हो जाते हैं, हमसे ठीक से लगते नहीं। तो कोशिश कीजिए कि उस राग का जो मुख्य भाग है, यानी वो मुख्य अंग जो राग की पहचान हो, उसको थोड़ा सा पहले गा लिया जाए और फिर आरोह अवरोह शुरू किया जाए। तो नि द नि सा सा मा रे पा मा प ग मा रे सा मा रे पा मा प नी द नि सा नी द नि प म प ग म रे सा। तो आप देखिए कि ये सीधा सीधा सारे गा मा पा धा नि सा नहीं जा रहा, जबकि हमने आरोह में सातों स्वर बोले हैं। पुनः इस पर ध्यान दीजिए जब मैं इसका आरोह और अवरोह गा रही हूँ। सा मा रे पा मा प नी द नि सा नी द नि प म प ग म रे सा। अवरोह में सा नी प म प ग म रे सा। इस प्रकार का भी अवरोहण जो है वो गायकों और वादकों को लेते हुए देखा गया है। तो यहाँ पर ये आरोह और अवरोह आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आकार में यदि हम इसको ले ये तो आरोह अवरोह। अब आरोह अवरोह के समय आपने दो तीन चीज़ें ध्यान रखी होंगी जो आपको लगा होगा कि ये कुछ अलग है। सा मा रे पा, पहले तो इस प्रकार से जाना, मा प नी द नि पा, दूसरा ये मा प नी द नि सा, तीसरा ये सा नी द नि प, या सा नी प म प ग म रे सा। ये भी एक खास इसका स्वर समुदाय। तो ये जो अलग अलग मैंने आपको बताए हैं स्वर समुदाय, आप इस पर ध्यान दीजिए। सा मा रे पा, मल्हार अंग की जब बात आती है तो म रे पा मल्हार अंग है, या रे रे पा। इस प्रकार से यदि ऋषभ को लिया जाए तो मध्यम जो है उसके ऊपर जैसे कहा जाए कि मध्यम को टच करते हुए, मध्यम का कण लेते हुए, मध्यम ऐसे लगता है जैसे उसको प्रेशर दे रहा हो, उसको फोर्स कर रहा हो, उसको एक दबाव बना रहा है। तो ये जो एक अंग आता है ये मल्हार अंग कहलाता है। पुनः ध्यान दीजिए, सा मा रे पा, या सा रे पा। जब हम रे रे, यहाँ पर आप देखिए रे को ऐसा लगता है कुछ धक्का लग रहा है कहीं से, सा मरे मरे, म को टच करते हुए आ रहा, म का कण है। तो इस प्रकार से ऋषभ को लेते हुए, मध्यम को छूते हुए ऋषभ को लेते हुए पंचम पर आना, या सा मा रे पा, इस प्रकार से स्पष्ट मध्यम लगाते हुए पंचम पर आना, ये मल्हार अंग है।
तो मियाँ मल्हार को मल्हार बनाने में अब आपसे यदि कोई प्रश्न करे या आप उसको समझना चाहें कि मल्हार कहाँ पर है, तो मल्हार आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद जब हम मियाँ मल्हार की बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या वो खास बात है जो मियाँ मल्हार को मियाँ मल्हार बनाता है, क्यों मियाँ मल्हार कहा गया है? तो समार पा मपनी दनी सा, इस प्रकार से निषाद के दोनों प्रकार यहाँ पर प्रयोग होंगे। हालांकि शुरुआत में मैंने जब बताया कि थाट काफी में आता है तो गांधार और निषाद कोमल होंगे, लेकिन आरोह में जब हम गाते हैं मपनी दनी सा, आरोह में तार सप्तक के षड्ज पर जाने के लिए शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है और अवरोह में कोमल निषाद प्रयोग होता है। तो आप ये देखिए कि दोनों निषादों का प्रयोग एक धैवत को जो है शुद्ध धैवत को सिर्फ टच करके आगे जाना है। मपनी दनी सा, मपनी दनी मपग मर प मपनी दनी सा। एक टीवी जो आपका जनरल आप टीवी देखते हैं, उसमें मैं एक दिन बैठकर समाचार सुन रही थी। उस समाचार में जहाँ मौसम विभाग की बात आती है, जहाँ मौसम की बात थी, तो वहाँ पर उन्होंने वर्षा ऋतु को दिखाने के लिए पूरा मियाँ मल्हार जो है वो राग बजाया है सितार पर। तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि मौसम की जहाँ वर्षा की बात की जाती है, तो ये जो स्वर हैं दोनों निषादों का प्रयोग, ये इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगता है कि एक तरफ तो हमें ये खूबसूरत जो कॉम्बिनेशन है ये गाने बजाने में अच्छा लगता है, दूसरा ये राग मियाँ मल्हार की अपनी निजी पहचान है और ये कहा जा सकता है कि ये मियाँ मल्हार को मियाँ मल्हार बनाता है। तो मियाँ तानसेन ने जब इस राग को बनाया होगा तो इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन को जिस प्रकार से उन्होंने मल्हार के साथ मिलाया, तो वो वाकई एक इतनी खूबसूरत कृति, इतनी खूबसूरत चीज़ बनकर सामने आई कि आज भी हम इस राग को खूबसूरत तरीके से उस राग का आनंद लेते हुए हम इसको गाते बजाते हैं और इस राग को इन स्वर समुदायों के साथ लेते हुए हम दूसरे राग से बिल्कुल अलग हम इसको कर सकते हैं। तो ये कहा जाए कि मियाँ मल्हार का जो अंग हम यदि मल्हार छोड़ के हम सिर्फ मियाँ मल्हार की बात करें, तो हम कहते हैं यदि इस अंग को नी द नी सा, इस अंग को यदि हम किसी और राग में इस्तेमाल करें तो ये तो मियाँ मल्हार का अंग है। यानी ये जैसे हम कहते हैं ना पेटेंट हो जाती है कोई चीज़, या हमने कुछ चीज़ इन्वेंट की है, कुछ बनाया है, तो उसको कहते हैं भाई इसको पेटेंट करा दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये मियाँ मल्हार का एक अपना एक पेटेंट है, उसकी अपनी एक पहचान है। और यदि किसी और राग के साथ इस भाग को, इस स्वर समुदाय को लगाया जाए तो वो मियाँ मल्हार का अंग कहलाता है, क्योंकि मल्हार का जो अंग है वो तो अन्य मल्हारों में भी प्रयुक्त होगा, लेकिन मियाँ मल्हार का दोनों निषाद का जो कॉम्बिनेशन है धैवत के साथ, ये इसकी विशेषता है। तो ये तो रही दूसरी बात। अब देखिए नी द नी प, ये भी खास बात है, म प नी द नी प। तो ये एक ब्रिज का काम करता है कि तार सप्तक से जब हम मध्य सप्तक के जो है गांधार मध्यम गांधार को लेते हुए षड्ज पर जब हम आते हैं तो उसको, वो भी एक विशेष अंग है जो मैं अब आपको बताऊंगी, उसको जोड़ता है ये वाला जो स्वर समुदाय है। अब इसके आगे मैंने आपको बताया म प ग म रे सा। तो आपको इस भाग को सुनते हुए आपको अवश्य किसी और राग की अनुभूति हो रही होगी या आपको किसी और राग की छाया दिखाई दे रही होगी। आप बिल्कुल सही हैं, ये राग है दरबारी कानड़ा, यानी कान्हड़ा अंग यहाँ पे प्रयोग होता है। म प ग म रे सा। जिस प्रकार गांधार, कोमल गांधार यहाँ पर आंदोलित होता है, आंदोलन का मतलब होता है जिस तरह से आवाज़ थोड़ा सा उसमें कंपन जो दिखा, म प ग, ऐसा तो नहीं है म प ग म रे सा, खड़ा सुर नहीं लग रहा है।
वहाँ पर एक विशेष प्रकार का कंपन है। ऐसा लगता है जैसे हल्का हल्का उसमें एक झूला चल रहा हो, हल्का सा हल्के से झोंके उसको लग रहे हैं। तो ये अनुभव किया जा सकता है जब आप उसको गाएंगे। मा प ग मा रे सा, मध्यम को लेते हुए फिर ऋषभ से लेके षड्ज पर आते हैं। तो देखिए आरोह अवरोह आज इसका जो हमने मियाँ मल्हार का बताया तो एक विस्तृत रूप में आपको बताया है। तो पुनः इसको देखें, सा मा र पा मा प नी ध नी सा नी ध नी प म प ग म रे सा। यानी अवरोह में जो मैंने आपको बताया नी ध नी सा नी ध नी प, ये वो ब्रिज का काम करता है जो है जहाँ पर कानड़ा अंग से जब जोड़ा जाता है तो राग के स्वरूप को आपके सामने बिल्कुल साफ रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आरोह और अवरोह इस राग के बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए सीखना या समझना ये दो अलग चीज़ हैं। हमने सुना और सुन के हमने उसको कॉपी किया और कॉपी करके हम कहते हमने भैया सीख लिया, लेकिन जब आप उसको समझकर करते हैं कि ऐसा क्यों है, हम इसको रट भी सकते हैं लेकिन ऐसा क्यों है, जब हम उसको समझकर करेंगे तो हम उसको भूलेंगे नहीं। हमें किसी कॉपी या किसी किताब की आवश्यकता उस वक्त इतनी महसूस नहीं होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ, आप लिख कर रखिए, अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए उस चीज़ को। आपको कभी किसी और राग को गाने को कुछ समय बाद यदि आप मियाँ मल्हार खोलना चाहें या आपको स्वरों के बारे में थोड़ा सा यदि आपको दोबारा से रिवाइज करना तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जब आपको राग समझ में आता है तो आप उसको और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें पूरी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यही बात है सीखना और समझना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि जो मैंने फ्रेजेस आपको बताए हैं इस राग के आरोह और अवरोह में, उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, उसको समझिए और उसको गाते वक्त भी वही प्रोसेस जो है, वही प्रोसीजर जो है उसको आप अपनाइए जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप मियाँ मल्हार के साथ पूरी तरीके से आप उस साथ इंसाफ कर पाएंगे। पुनः इसको एक बार और दोहराती हूँ आकार के साथ, ताकि आप भी साथ साथ गाएं और बजाएं और उसके बाद फिर हम चलते हैं इस राग की पहचान या इस राग की पकड़ पे। सा मा रे पा मा प नी ध नी सा नी ध नी प म प ग म रे सा। ये थे इसके आरोह और अवरोह। क्योंकि राग एक बहुत खूबसूरत राग है, इसका विस्तार मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों में होता है। इस राग में विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, मध्य लय के ख्याल, इसमें ध्रुपद, ये सब जो हैं गायन शैलियाँ जो हैं इस राग में बहुत मिलती हैं। साथ ही साथ इस राग को लेते हुए बहुत से सुगम संगीत में भी बहुत से गीत गज़ल ये जो है इसमें कंपोज किए जाते हैं। हिंदी जो चलचित्र है उसमें तो इस राग को बहुत प्रयोग किया, और एक गीत तो आप बहुत अच्छे से उसको आप जानते हैं, वो मैं बहुत बाद में उसको लूँगी, क्योंकि अभी बंदिशों को भी देखेंगे और इस राग के स्वरों को भी देखेंगे। तो ये था इसका आरोह अवरोह। अब इस राग की पहचान या इस राग की
पकड़, यानी वो आइडेंटिटी इसकी जो है, इसको जिसको हम एकदम सुनते ही कह सकते हैं कि राग मियां मल्हार है, वो क्या है? मा रे पा मा पनी धनी पा मा पनी धनी सा सा नि धनी पा मा प ग मा रे सा। कहने को इस फ्रेज में मैंने आपको सभी वो 3-4 जो छोटे छोटे फ्रेजेस आपको बताए थे, अंग जो कहे थे वो बताए, लेकिन जब हम राग की पहचान की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा मंद्र को लेते हैं। नि ध नि सा रे पा म प ग म रे सा, पूरा राग इसमें आ जाता है। देखिए, नि ध नि सा, ये तो निजी पहचान जो मियां मल्हार की है। रे रे पा, तो ये क्या है? मरे पा, ये मल्हार अंग आ गया। म प ग म रे सा, यहाँ पर कानड़ा अंग आ गया। तो ये जो तीनों मैंने अलग अलग जो स्वर समुदाय बताए, इनको जोड़िए और आपके सामने प्रस्तुत होगा राग मियां मल्हार। तो बहुत ही खूबसूरत राग है। अब भी इतने जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है, इसमें आपको इसका आभास हो गया होगा। अब हम इसकी अन्य विशेषताओं पे भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें गांधार जो है वो कोमल है और निषाद जो है वो शुद्ध और कोमल दोनों हैं। ये किस प्रकार से, आरोह में ही मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा समय भी मैंने आपको बताया किस प्रकार के राग है। एक चीज़ और, इस राग से मिलते जुलते और कौन से राग हैं? एक राग है राग बहार, जो कि जब बसंत का समय होता है, वसंत पंचमी से शुरू हो जाता है, तो बसंत के का जो समय है, उस समय एक राग गाया था, राग बहार। उस राग में जो स्वर है वो बहुत कुछ, कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम मियां मल्हार से मिलते जुलते हैं। तो अभी मैं इसको शुरू में उस राग का वर्णन नहीं करूंगी, नहीं तो आप लोग एक तरह से भ्रमित हो जाएंगे कि ये बहार कैसा है और मियां की मल्हार कैसी है। तो ये समप्रकृतिक राग, सिर्फ इतना ही आप जानिए। और अब हम जब राग की बात करते हैं, मैंने आपको लगभग सभी ख़ास जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी, विशेषताएं। अब जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों को, जो भी स्वर इसमें प्रयोग होते हैं, उसको हम गाकर आपको बताएंगे। इससे पहले आपको एक बंदिश जो पंडित भातखंडे जी के संगीत, क्रमिक संगीत पुस्तक जो है उसमें दिया गया है। तो इस बंदिश को जब हम गाते हैं तो आपको एक गीत याद आएगा जो कि हिंदी फिल्मों में उसको जो है उसको लिया गया और बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो ये गीत जो है कहीं पर इस बंदिश से प्रेरित रहा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि आप देखिए, जब हम इस बंदिश को गाते हैं तो वो गीत आपके जहन में एकदम सामने आता है। बंदिश के बोल हैं, बोले रे पपैयरा। देखिए पपीहरा, अब शब्दों की जहाँ तक बात आती है, जब गायक वादक गाते थे पुराने समय में, तो राग का विस्तार करते वक्त भी कई बार शब्दों को थोड़ा आगे पीछे कर देते थे। तो पपीहरा जो है, पपीहरा एक पक्षी जो है जो वर्षा ऋतु में बोलता है, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। और देखिए, बंदिशें भी वर्षा ऋतु का पूरा वर्णन करती हैं। 3 ताल में ये बंदिश जो है वो निबद्ध है और इसको गाते हैं, और साथ साथ आप भी इस बंदिश को सीखिए। आना बोले रे पपैया, बोले रे पपैया, अब गन गरजे, अब गन गरजे, बोले रे पपैया,
आपको इस बंदिश को सुनने के बाद एक गीत याद आया होगा फिल्म गुड्डी का, बोले रे पपीहरा, बड़ा पॉपुलर गीत था। तो इस गीत में ये गीत जो था ये पूरा मियाँ मल्हार जो है उस पर आधारित गीत है, जो हम इसको आगे उदाहरण के तौर पे आगे ले सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राग की, क्योंकि ऋतु प्रधान राग है तो इसमें देखिए पूरे ऋतु का वर्णन है। बोले रे पपीहरा, यानी पपीहरा जो है वो बोल रहा है अब घन बरसे, अभी जो है वो अब घन गरजे, जो घन मतलब बादल, अब वो गरज रहा है और बार बार गरज रहा है। ऊन ऊन कर आई बदरिया, यानी उमड़ घुमड़ कर बिल्कुल छा गई है जो बदरिया जो है वो बार बार सब जगह घिर गई है। बरसन लागे सदा रंगीले, देखिए शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि अक्सर बंदिशों में हमें मिलते हैं, जैसे सदा रंगीले, यानी सदारंग जो थे एक बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, जिसमें कि जिन्होंने बहुत सी बंदिशों का निर्माण किया और उन्होंने अपनी बंदिशों में सदारंग इस प्रकार से अपना एक पेन नेम जो है वो उन्होंने दिया, उपनाम जिसे कहा जाए, जिससे हम पहचान जाएं कि ये बंदिश है वो सदारंग की बंदिश है। तो सदा रंगीले मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद शाह जो हैं वो शासक थे, उनको उनकी बंदिशों में अपने शासक के प्रति इतना वो आदर दिखाते थे कि अपने जो शासक थे मोहम्मद शाह जो हैं उनके नाम पर जो है वो समर्पित होती थी बंदिशें। तो इसमें मोहम्मद शाह दामिनी सी कौंधी चौन, यानी दामिनी का मतलब होता है बिजली, दामिनी कौंधी चौन, चमक चमक कर बिल्कुल जो है बिजली चमक रही है, और मोरा जियरा लरजे, इतनी बिजली जो चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, इस सब को ये इस प्रकार का दृश्य है जिससे कि मेरा हृदय जो है वो कांप रहा है। तो ये वर्णन जो है, और ये देखिए साधारण तौर पे जब बारिश होती है उस समय जैसे खूब बिजली कौनती है, एकदम काले घन पूरे छा जाते, तो कहीं पे मन में एक हल्का सा अच्छा भी लगता है, लेकिन कहीं पे डर लगता है कहीं कहीं बिजली ना गिर जाए, या बहुत ज़ोर से बादल जो बरसता है गरजता है तो थोड़ा सा एक हल्की सी नर्वसनेस भी होती है, फील है। तो इसका वर्णन जो है इस बंदिश में किया गया है। तो हम जब राग मियाँ मल्हार की बात करते हैं तो बंदिशें कई बार हमें राग के पूरे स्वरूप को ध्यान करने में, उसको याद करने में, उसको दोबारा से उसको समझने में बहुत सहायक होती हैं। तो ये तो थी बंदिश मियाँ मल्हार की, जो बहुत ही पॉपुलर बंदिश है, लगभग बड़ी परंपरागत बंदिश है। भातखंडे जी के संग्रह में, ग्रामीण पुस्तक मालिका संग्रह में इसको ये उद्धृत की गई है। तो मियाँ मल्हार को गाते समय हम अब स्वरों की बात करते हैं। स्वरों में सा जो है, क्योंकि इसका संवादी स्वर वादी स्वर सा बताया गया है, तो सा जो है वो सामान्यतः प्रयोग होता है। तानपुरे पे तीनों जोड़ी की तार और खरिज की तार जो है वो सा पर मिलाया जाता है। और आप देखिए कि क्योंकि वादी है तो बार बार जो है उस पर न्यास होता है, बार बार उस पर टिका होता है। ग मा रे सा, सा मा रे पा, ग मा रे सा, नी द नी सा। सा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सा जो है वहाँ से यात्रा शुरू होती है और यात्रा का अंत भी सा पर होता है। तो ये स्वर जो है इसको वादी यदि कहा गया है तो ऐसे ही नहीं कहा गया, निरंतर वदति इति वादी, यानी जो निरंतर जिसका वादन किया जा रहा है वो वादी है। खैर इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये विद्वानों द्वारा कही गई एक बात है, जिसको यदि मैं कहूँ कि इस राग में यदि लिया जाए तो बिल्कुल सही बैठती है कि वादी निरंतर, इसमें जो सा हमें दिखाई दे रहा है कि उसका कितना प्रयोग हो रहा है, वो कितनी बार उस पर न्यास होता है, और हर जो स्वर समुदाय है उसको ये षड्ज जो है इसका प्रभाव उसमें दिखाई देता है। इसके बाद आता है ऋषभ। ऋषभ भी बहुत इम्पोर्टेंट स्वर है और अनुवादी स्वर है। सा, अब हम पहले ऐसे सा की बात करते हैं, ने द ने सा, सा ने द ने पा, मा प ने
सा मा रे सा, मा रे पा ग मा रे सा। देखिए बार बार सा पर हम आते हैं, तो सा जो है उसका एक सामान्य तौर पर उसका प्रयोग है और न्यास जो है उस पर अधिक से अधिक है। अब जब हम ऋषभ की बात करते हैं, ऋषभ का प्रयोग कैसे होता है? सा रे रे पा। आरोह में जब ऋषभ का प्रयोग होगा तो मध्यम का कण उस पर लगेगा और सिर्फ हल्का छूकर नहीं आना। सा रे रे, देखिए म कितना हावी है, सा म रे। और यदि ऐसे लिया जाए सा म रे, तो पूरा मध्यम पर जा रहे ऋषभ पर, लेकिन ऋषभ पर भी मध्यम का जो है एक इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है। सा रे रे पा ग म रे सा, यानी अवरोह में भी ऋषभ का प्रयोग है। तो ये हम इसको कहते हैं अलंघन बहुत, जिसका लंघन नहीं किया जा सकता, जो बहुत प्रयोग हो रहा है वो है ऋषभ। न्यास के स्वरों में भी ऋषभ को लिया गया। ग म रे सा, रे 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 पा। तो देखिए ऋषभ कितना बखूबी प्रयोग हुआ है। ऋषभ मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों में ऋषभ का प्रयोग होता है। अब अगला स्वर आता है वो है गांधार। गांधार का जो प्रयोग है, गांधार इसमें कोमल प्रयोग होता है, काफी ताट के अंतर्गत है तो कोमल की बात आती है। गांधार कोमल प्रयोग होता है। तो आप देखिए आरोह में जब हम गांधार ले रहे हैं तो कैसे, सा मा रे पा ग म रे रे पा, म रे प ग म रे सा, सा रे रे पा ग म रे पा ग म रे पा। इस प्रकार से वक्र प्रयोग हो रहा है गांधार जब हम आरोह में लेते हैं, और अवरोह में तो साफ दिखाई दे रहा है ग म रे सा। तो ये जो गांधार अवरोह में प्रयोग हो रहा है ये दरबारी कानड़ा कांग या कान्हड़ा अंग से जो लिया जा रहा है। और गांधार आंदोलित है। आंदोलन जैसे मैंने बताया कि एक विशेष प्रकार का कंपन है उसमें। ग म रे सा एक राग दरबारी है। राग दरबारी कानड़ा अंग जो है, दरबारी कानड़ा का अंग है। राग दरबारी में ये जो अंग है ये उसकी पहचान है। सा रे ग म रे सा। तो इस प्रकार से दरबारी में लिया जाता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं मियाँ की तोड़ी की, तो उस ओर न जाकर हम यदि सिर्फ अंग का इस राग में कितना प्रयोग है इसको यदि हम ले तो शायद हमें राग जो है वो और अधिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सा ग म रे पा ग म रे सा। इस प्रकार से गांधार का प्रयोग इस राग में किया जाएगा। अब बात आती है मध्यम की। मध्यम स्वर जो है शुद्ध मध्यम का प्रयोग है। मध्यम स्वर जो है उसका एक ब्रिज की तरह, जिस प्रकार से हम कहा जाए कि गांधार को लेते हुए मध्यम पर आते हैं, और अवरोह आरोह अवरोह दोनों में मध्यम किस प्रकार देखिए, गा कर देखिए, सा रे रे पा ग म रे सा। जो मल्हार का विशेष अंग है ऋषभ पर मध्यम का असर काफी है। रे रे है क्या ये, मरे म को टच करते हुए आना, म एक प्रेशर कर रहा है ऋषभ के ऊपर, तो मध्यम आरोह अवरोह दोनों में। ग म रे सा अवरोह में ही, सा म रे पा। इस प्रकार षडज से मध्यम पर भी जाया जाता है। म रे पा
मा पनी धनी पा मा प ग मा रे पा ग मा रे सा। तो देखिए मध्यम का प्रयोग आरोह और अवरोह दोनों में लिया जाता है, और किस प्रकार लिया जाता है जब हम उसको प्रैक्टिकली गा बजा के देखेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सामने आएगी। मध्यम को कुछ कुछ विद्वान जो हैं मध्यम को वादी स्वर भी कहते हैं, और कहते हैं कि षड्ज जो है वो संवादी है। ये एक मत है, हमें इस बात पर न जाकर इसी बात पर ध्यान रखना चाहिए कि मध्यम का किस प्रकार से इस राग में प्रयोग हो रहा है। और जहाँ तक देखा जाए अवरोह में मध्यम जो है वो अलंघन बहुत्व है, और आरोह में जो है बहुत सा मा रे पा सा रे पा, इस प्रकार से इसका एक टेक्निकल वर्ड जो कहूँगी अलंघन अल्पत्व जिसे कहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ अलंघन, उसको हम लांघ नहीं सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस प्रकार से मध्यम का प्रयोग होता है। अगला स्वर है पंचम। पंचम स्वर जो है वो इसका संवादी स्वर कहा गया है। पंचम देखिए तानपुरे की पहली जो तार है वो पंचम पर मिलाई जाती है, और पंचम सा मा रे पा, न्यास का स्वर है मा प ग मा रे पा नी ध नी प सा नी प नी नी प म प। ये एक तरह से एक खूबसूरती के तौर पर इसको लिया जाए तो पंचम जो है वो न्यास का स्वर है। बार बार उस स्वर को लिया जाता है, बार बार उस पर टिकाव किया जाता है। तो पंचम एक बहुत ही मैं ये कहूँ कि उसका अलंघन बहुत्व है, यानी कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको ओमिट नहीं कर सकते, उसको छोड़ के आगे जाना ही नहीं, उसको तो लेना ही लेना है। और बहुत्व यानी बहुत प्रयोग होना। तो ये कुछ संगीत की टेक्निकल टर्म्स हैं। अलंघन जिसको लांघ नहीं सकते, बहुत्व यानी बहुत प्रयोग, लंघन जिसको कि लांघा जाता है, यानी उसको एक तरह की टापा जा सकता है या इसको छोड़ के आगे बढ़ा जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। और अल्पत्व, अल्प शब्द हिंदी का है कम, यानी उसका प्रयोग कम होगा। तो ये कुछ मैं टेक्निकल टर्म्स जो बोलती हूँ ये भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अगला स्वर है धैवत। धैवत जो स्वर है उसको हम आरोह के समय तो प्रयोग करते हैं, लेकिन अवरोह में धैवत कंप्लीटली उसको जो है वर्ज किया जाता, नहीं उसका प्रयोग नहीं होता। गाकर देखते हैं। सा मा रे पा मा प नी ध नी पा मा प नी ध नी सा नी ध नी पा, यानी धैवत का प्रयोग आरोह में हो रहा है और निषाद के साथ, लेकिन इस प्रकार भी नहीं है मा प नी ध नी पा मा प नी ध नी सा। ऐसे गाने से आरोह में तो धैवत का प्रयोग है, लेकिन इस प्रकार के गाने से राग बिगड़ जाएगा। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होता है राग में। इस राग में जो बैलेंस या जो रोल धैवत को दिया गया है वो क्या है कि आरोह में तो उसका प्रयोग होना है लेकिन अधिक नहीं, लेकिन अवरोह में उसको बिल्कुल पूरी तरीके से उसका प्रयोग वर्ज माना गया, यानी उसका प्रयोग सा नी प या सा नी ध नी प। धैवत जा रहा है लेकिन आरोहात्मक रूप से मा प ग मा रे सा। तो ये धैवत के प्रयोग की बात थी। अब अगला स्वर आता है निषाद। इस स्वर के बारे में मैं अपने अगले लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्वर है जिसमें मियाँ मल्हार की एक तरह से क्या जाए रूह बसी हुई है, तो ये ख़ास है। तो अंत में इस लेक्चर के अंत में एक बंदिश इसकी स्थाई गा के हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे। देखिए बोल हैं बिजुरी चमके बरसे में हरवा आई बदरिया गरज गरज मोहे अति ही डरावे। तो पूरा वर्षा ऋतु का वर्णन जो आपकी आंखों के सामने आता है। बिजुरी चमके बरसे बिजुरी
गरज गरज मोहे अति डरावे, गरज गरज मोहे अति डरावे, बिजुली चमके बरसे, बिजुली चमके बरसे, बिजुली चमके घन गरजे, घन बिजुली चमके, घन गरजे, घन बिजुली चमके, पपिया पियू की टेर सुनाए, पपिया पियू की टेर सुनाए, कहा करूं कित जाऊं मोरा जियरा लरजे, बिजुली चमके बरसे, बिजुली चमके बरसे, बिजुली चमके बरसे। इस बंदिश में आपने ध्यान दिया होगा कि पुनः वर्षा ऋतु का वर्णन है और जो स्वरों का जो प्रयोग किया गया है, क्योंकि अभी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया है, स्वरों का किस प्रकार से कैसे प्रयोग किया जाता है, किस प्रमाण में किया जाता है, कौन सी स्वर संगतियाँ हैं, कानड़ा अंग कहाँ पर है, मल्हार अंग कहाँ पर है, कौन सी इसकी निजी विशेषता है, जिन सबको किस प्रकार से न्यास के स्वरों से जोड़ा जाता है, या हम कहें ऐसे स्वर जो ब्रिज का काम करते हैं उससे जोड़ा जाता है। स्वर कहाँ पर कौन सा आरोह में प्रयोग होता है, अवरोह में वज्र है, या आरोह में कम प्रयोग होता है, अवरोह में पूरी तरीके से प्रयोग होता है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको आप इस बंदिश के माध्यम से समझिए तो आपको राग बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने आएगा। तो मैं समझती हूँ कि मियाँ मल्हार राग पर आधारित ये लेक्चर आपको सहायक होगा इस राग को समझने में। जी बिल्कुल सहायक होगा इस राग को समझने के लिए। और जिस तरह से डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी ने इस राग की पूरी रूपरेखा समझाई और साथ ही साथ इसका प्रकृति के साथ, या यूँ कह लीजिए धरती की वो एक एक कण के साथ जो संबंध बताया है वो काफ़ी रोचक रहा। तो मित्रों, अगर आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करना चाहते हैं इस लेक्चर से संबंधित, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। जल्द आपके लिए ये लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा और आगे भी हम 2 लेक्चर्स और करेंगे राग मल्हार पर। और इसके लिए एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगी गगनजीत कौर जी का और ऋतु मिश्रा का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।